नमस्कार। एक और रिकॉर्ड मंथ जीएसटी के लिहाज से 1.65 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन रहा। वाइल लगभग 11% की बढ़ोतरी है। तो इकोनॉमी की एक अच्छी तस्वीर के बीच आपको एक और महीना जहां जीएसटी की स्ट्रॉन्ग फिगर्स आते हुए, लेकिन बाजार में आज भी पावर सेक्टर से अच्छी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि बाजार में आपको वॉलेटाइल मूव जरूर दिख रहे हैं, बैंक्स थोड़े लगाट दिख रहे हैं, आईटी से सहारा जरूर मिला था, ऑटो नंबर से काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। पारी से निकल के अगर बाजार देखें तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय का कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज सुबह आपको ध्यान होगा, हमने आपके सामने एक बात रखी थी, बिल्कुल वन लाइनर रखा था कि बाजार ने एक अच्छा काम किया, एक बुरा काम किया। मंडे वाले ट्रेड से उसने एक काम किया, अपने सपोर्ट को बचा के एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर लिया। आप पंजाबी इसको कहते हैं कंफर्ट फैक्टर, कि मैं कंफर्ट फैक्टर में हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो धक्का इतना जोर का नहीं था कि वो रेजिस्टेंस को पार करा जाता। आज आप देखिए सिर्फ 3.2 पॉइंट के हेरफेर में है, और अगर आप आज दिन भर के ट्रेड को ओपनिंग और क्लोजिंग से भी जोड़ देंगे ना, तो आपको 70 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूव नहीं मिलेगा। तो आप उस 70 पॉइंट में क्या कमाएंगे और कैसे ब्रोकरेज पे करेंगे और कैसे आप ट्रेड करेंगे। इसलिए आज दिन इंडेक्स का नहीं है, आज दिन इंडेक्स के मैनेजमेंट का है सिर्फ। और इसका मैंने आपको सुबह सुबह एग्जांपल बता दिया था कि रिलायंस वर्सेस एचडीएफसी हो गया है। आज अगर एचडीएफसी बैंक मार्केट की बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा हुआ है। और अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो मैं आपको पॉइंट्स में भी बता सकता हूं कि आमने सामने कितने पॉइंट्स खड़े हैं। एचडीएफसी बैंक निफ्टी को 19 पॉइंट दे रहा है और रिलायंस निफ्टी से 18 पॉइंट ले रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए इनकी वेटेज कैसी है। इसको टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। इंडेक्स यहीं खड़ा रहेगा, आप ऊपर नीचे जो करना आप कर लीजिए। अभी अपने आप अपनी कमेंट्री में एक बात बता रहे थे कि आज ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, इसलिए ऑटो के अंदर बज है। यही एक लौता नया ट्रिगर है मार्केट के पास, जिसके बेसिस पर रिएक्शन होगा। ज़्यादातर चीज़ें या तो मार्केट के अंदर डिस्काउंट है, या तो आप एक्सपर्ट से सुन चुके हो। दो धड़े हैं, एक वैल्यूएशन को महंगा बता रहा है और एक वैल्यूएशन को अभी भी जस्टिफाई बता रहा है, और उनके बीच का एक चर्निंग का हिस्सा है जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एक और पॉइंट बस मैं नोटिस करा देता हूँ, इंडिया विक्स वगैरह में भी कोई खास बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा। एक काम आप करेंगे इंडिया विक्स के साथ साथ में, आप ना एडवांस डिक्लाइंस भी दिखाइए जरा। पूरा बीएससी पर, एनएससी पर और एफ एंड वाले शेयर्स पे एक प्लेट बनी हुई है, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि बाजार कितना कूल, कितना ठंडा चल रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन एफ एंड ओ के अंदर चेक कीजिए, आप एडवांस डिक्लाइन एनएससी बीएससी के अंदर चेक कीजिए, कहीं भी एक तरफा नहीं है बाजार। तो ये सिर्फ बड़े शेयरों की वेटेज का मामला नहीं है, बाजार के अंदर गोता लगा के भी देखेंगे ना, तो वहां पर भी आपको एक समतल जमीन से दिखेगी। कोई बुल्स और बियर के बीच में ऐसा नहीं कि एक तरफा कुछ होता दिख रहा है। इसलिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा मौका आता है कि जब बाजार को देखना ज़्यादा चाहिए बजाय ट्रेड करने के, ये वही मौका चल रहा है। सिर्फ बाजार को देखना चाहिए बजाय ट्रेड करने के। तो बाजार को देखना भी कई बार ठीक होता है, और डिम्पी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं आपके लिए। इस बीच जिन ट्रिगर की डिम्पी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप रिजल्ट आ रहे हैं अपने लास्ट लेग में हैं, लेकिन ऑटो नंबर्स आज के लिए हम सबसे बड़े ट्रिगर्स कह सकते हैं। लेकिन आज दिन भर ऑटो कंपनियों के जो नंबर है, बजाज ऑटो के, स्कॉट्स के, टाटा मोटर्स के, वो थोड़े से कमजोर आए थे। अतुल ऑटो जो कि 3 व्हीलर बनाती है, उसके नंबर थोड़े अच्छे आए। और अब एमएनएम के नंबर अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर थे, फिर से आंकड़े लेकर आएंगे। अच्छी ग्रोथ है एमएनएम की। अगर हम बात करें तो 18% के आसपास की बिक्री उनकी बढ़ी है, और लगातार हम तीसरे सत्र में देख रहे हैं कि ये शेयर चल रहा है। हमने देखा था कि आरबीएल बैंक की जब स्टेक लेने की जब खबर आई थी, शेयर में हमने एक शार्प नीचे का रिएक्शन देखा। उसके बाद लगातार 3 सत्र से शेयर मजबूत है। तो एमएनएम पर एक हम राय जरूर लेंगे, क्योंकि 1.5% मजबूत है शेयर, फिर से 1500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो जो गंवाए थे जो शेयर भाव में, वो सारे के सारे आज के हम देख रहे हैं कि 3 दिनों में वो वापस आ गया है। इस पर एक राय लेंगे। लेकिन अडानी टोटल गैस के नंबर आ गए हैं। आय 1115 करोड़ से घटकर 1065 करोड़। एबिटा जो है 195 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा। ये तिमाही दर तिमाही के आंकड़े हैं। हालांकि शेयर पर हम बहुत ज़्यादा कोई खास असर देख नहीं रहे हैं। एक बार थोड़े से और आंकड़े आ जाए, मार्जिन वगैरह के आंकड़े आ जाए, उसके बाद फिर शेयर को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन एमएनएम पर जरा व्यू ले लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ हैं, और आगे हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, आदित्य अग्रवाल भी जुड़ेंगे, और साथ साथ संतोष मीणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों के तीनों मेहमान, राघवेंद्र, संतोष और
आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। राघवेंद्र, पहला सवाल आपसे M&M को लेकर। नंबर्स अच्छे आए हैं बिक्री के, और हमने देखा था कि कहीं ना कहीं हैंगओवर था RBL बैंक में स्टेक लेने वाली खबर का। आपको अभी कैसा लग रहा है ये शेयर यहाँ से, और क्या लगता है कि जो रिकवरी की शुरुआत हुई है वो कंटिन्यू होगी या फिर कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ेगा शेयर फिर से? गुड आफ्टरनून 18 आवर्स स्वदेश टीम। महिंद्रा महिंद्रा एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन, मल्टी ईयर कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। अभी तक ये स्टॉक टाटा मोटर्स, मारुति अपने पियर्स, टीवीएस मोटर्स, इन सबको अंडर परफॉर्म किया था। सो एक कैचअप प्ले भी हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। इसके अलावा ऑन द फंडामेंटल साइड, ऑन द मैक्रो साइड, मॉनसून का प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्टरी। तो ट्रैक्टर सेल्स आगे भी अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट का थ्रस्ट रहेगा द रूरल डेवलपमेंट के लिए, उससे भी महिंद्रा महिंद्रा को एडवांटेज रहेगा। जो आज जुलाई के ऑटो सेल्स नंबर आए हैं वो भी थोड़े से encouraging है। सो दीज आर डिफरेंट ब्लॉक्स विच आर पॉजिटिव साइड फॉर अ गुड मूव टू कंटिन्यू। सो महिंद्रा महिंद्रा 1500 के प्राइस पर यहाँ से भी ओवरऑल निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और एक इसमें बाय बनता है। ये स्टॉक अभी एक बुलिश अंडर करंट में है, और हमें लगता है महिंद्रा महिंद्रा में इवन एट 1500 लेवल, 1500 के भाव पे भी एक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहेगा ओवर टू द निफ्टी और ओवर टू द अदर ऑटो पियर्स। ओके, ठीक है, ये तो बात रही महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। अच्छी मूव दिखा चुका है काउंटर, और थोड़ा बाजार को वरीज आरबीएल बैंक में इनके स्टेक को लेकर भी थी, लेकिन ठीक है, ये एक फंडामेंटल नजरिया हमें राघवेंद्र बता रहे हैं M&M पर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं। हमारे साथ आदित्य हैं और साथ ही हमारे साथ संतोष मीना है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। क्विकली संतोष से समझते हैं पहले, फिर आदित्य आपके पास भी आएंगे। संतोष, इस वक्त ठीक है स्ट्रैटेजी बात करें, लेकिन उससे पहले स्कॉट्स कुबोटा के भी नंबर आ चुके हैं, और इनके नंबर्स, क्योंकि आज स्कॉट्स मॉर्निंग में सेल्स फिगर्स आई थी, ठीक है, अब नंबर्स आए हैं, क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, और यहाँ मुनाफा तो उनका ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 147 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़, और नंबर्स अच्छे आने की बात हो रही थी। हम इससे सुबह भी मॉर्निंग ट्रेड में भी डिस्कस कर रहे थे अभिषेक, और आप रेवेन्यूज भी देखें तो रेवेन्यूज में थोड़ा सा जंप तो है वाइन, लेकिन मुनाफा तो डबल हुआ है। सुबह के सत्र में जो बिक्री के आंकड़े आए प्रियंका, उसकी भी आशंका थी कि वो कमजोर ही आएंगे ट्रैक्टर वाले सेल्स, लेकिन ये जो क्वार्टरली फिगर्स थी ना, इसकी बात हम कर रहे थे अभिषेक कि यहाँ नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। बात हुई थी लगभग 2 हफ्ते पहले, और आप देखें तो स्कॉट्स कुबोटा में चाल आई भी है। स्कॉट्स कुबोटा पर क्विकली एक व्यू ले लेते हैं। संतोष, आप अपने ट्रेड्स बताएं, उससे पहले एक बार स्कॉट्स कुबोटा की भी चार्ट्स चेक करें। मूव आनी शुरू हो गई थी, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे, प्रॉफिट डबल आया बिल्कुल। ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में लगातार हायर लोज बना रहा है। आज ये 2600 के एक इंपॉर्टेंट हर्डल को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। रिजल्ट के बाद 2600 के ऊपर टिकता है तो जो 2600 के कॉल राइटर है वो बैकफुट पर नजर आएंगे, और स्टॉक शायद 2660 तक के लेवल दिखा सकता है। तो व्यू बुलिश है। अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए आप 2550 पे। 2600 के ऊपर टिकने पर 2660 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और आपके ट्रेड्स क्या होंगे संतोष आज के? यस, मेरे 2 कॉल्स है, एक बाई साइड और एक सेल साइड। बाइंग साइड में आज केमिकल स्पेस है, टाटा केमिकल। आज आप नोटिस करिएगा तो केमिकल स्पेस काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक तेजी दिखा रहे, जबकि टाटा केमिकल तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। डिम्पी ने इसको कई टाइम पहले बहुत अच्छे लेवल पे हाईलाइट किया था, और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में मेरा टारगेट रहेगा 1100 का, 1065 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड मेरा बजाज फिनसर्व है, ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ऊपर के लेवल पर यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 1540 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1585। ठीक है, बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करना है 1540 के लक्ष्य के लिए, लेकिन टाटा केमिकल्स, कल भी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की इस पर बाय की रिकमेंडेशन आई थी, और आज भी ये शेयर फ्लेवर में है, 1.5% की तेजी है, लेकिन 1100 का लक्ष्य है संतोष का इस शेयर के लिए। आदित्य, आपकी कहाँ नजर है? आप क्या खरीदने या बेचने की सलाह देंगे आखिरी घंटे ट्रेड में? अभिषेक, गुड आफ्टरनून। शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक बाई एक सेल रहेगा, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो चुका है, तो बाइंग के लिए GNFC सजेस्ट करूंगा। एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट लगाए इसमें 620 का, स्टॉप लॉस लगाए 595 का, एक अच्छा मूव आएगा। शॉर्ट साइड में डाबर का स्टॉक देखे, नंबर्स आने के बाद स्टॉक में एक हमने वॉलेटिलिटी देखी थी, और आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक चैनल ब्रेकडाउन भी देखने मिल रहा है हमें डाबर के स्टॉक पे। वॉल्यूम्स अगेन ऑन द सेलिंग साइड बहुत ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो डाबर पे शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा, टारगेट रहेगा 564 का, फ्यूचर शॉर्ट करे, टारगेट रहेगा 564 का, और स्टॉप लॉस लगा है 578 पे।
ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके सामने और आ गए। अभी एस्कॉर्ट्स कोबोटा के जो नंबर के बारे में डिस्कस हो रहा था, उसको तीनों ही फ्रंट पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो बीट द एस्टिमेट्स हैं। वो मार्जिन्स अच्छे हैं, उसका बीटा ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहते हैं टिपिकली, और उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, यानी कि प्रॉफिट ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, मार्जिन्स ठीक हैं। मार्जिन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, 11 से 14 है। और अभी थोड़ी देर पहले संतोष हमको बता रहे थे कि 2600 के ऊपर जाएगा तो 2650 भी जा सकता है। अगर आप इस शेयर को ना थोड़ा गौर से फरमाएंगे ना, अगर आप इसको नंबर से पहले ट्रैक करना शुरू कर दें, तो ये पहले ही हिंट कर देता है। आप इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखा सकते हैं, एक हफ्ते से एक महीने तक का भी चार्ट, महीने का भी चल जाएगा, हफ्ते का दिखाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे शेयर है ना, पहले ही 2100-2200 की जर्नी के बाद एक स्पीड से चला हुआ शेयर है। ये अभी का है, आप देख रहे होंगे 2200 से डॉट चला हुआ 14% है सिर्फ एक महीने में। सबको पता है कि मंथ के एंड में आके एस्कॉर्ट्स के नंबर आएंगे, उसमें मॉनसून का इम्पैक्ट कैलकुलेटेड होके आएगा। तो आप 14% का जो गेन देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के इसके मतलब सिस्टमेटिकली इसकी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स में से एक होता है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होती है, मार्जिन्स की। वो मार्जिन्स इस बार ज़्यादा आए हैं, 10 से 14% मार्जिन्स हुए हैं। एथिकली देखा जाए तो 40% मार्जिन्स बढ़े हैं। अगर आप इसको 10 से 14 ना देखें तो 40% मार्जिन्स बढ़े हैं। ये शेयर को जल्दी जल्दी नीचे नहीं आने देगा। हालांकि एक टेक्निकल लेवल्स होते हैं जहाँ पे 2600 लगा के ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। एनी हाउ, एक शेयर फिर भी और ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इस समय क्या किया जाए। अतुल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। आदित्य, एक बार ज़रा अतुल के चार्ट देखेंगे। अतुल लिमिटेड, शानदार मूव देखने मिल रहा है हमें आज। और अगर हम कुछ दिन पहले का भी एक सेशन देखें तो उसमें बहुत शानदार वॉल्यूम हुआ था। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये आपका 21 जुलाई के दिन जो एक ट्रेड हुआ था उसमें बहुत शानदार वॉल्यूम था, और आज भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक पे, और अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये हमें वॉल्यूम पैटर्न देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है जो आज मूव 5.5% का यहाँ पे देखने हमें मिल रहा है, कंटिन्यू होना चाहिए। फ्रेश एंट्री अगर किसी को करनी है तो भी देख सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 7000 का, आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव 7400 से 500 तक का देखने मिलेगा, जो कि इसका 200 डीएमए है। अगर वो 200 डीएमए क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड मूव देखने मिलेगा 7700 7800 तक का भी। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बहुत दिख रहा है, चार्ट्स इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रही है। अगर ऑलरेडी कोई खरीद के रखे तो स्टॉप लॉस इसका करे 7000 पे और होल्ड करे। स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। एक शेयर बस मेरे को और पता करना है संतोष से। संतोष, जैसे भी हमने टाटा केमिकल्स आपके सामने डिस्कस किया था ना, आज सुबह भी हमने एक एक्सपर्ट्स के साथ एक शेयर को डिस्कस किया था। उसका नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। थोड़ी देर में मैं चार्ट्स भी आपके स्क्रीन पर ले आऊँगा कि क्यों हमने नोटिस किया। आप भी नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ज़बरदस्त ब्रेकआउट इस शेयर की तैयारी कर रहा है। क्या चंबल फर्टिलाइज़र मैं अगले 10, 15, 20 दिनों के लिए रख लूँ तो मेरा टारगेट कहीं भी 340 हो सकता है। चार्ट में अभी आपकी स्क्रीन पर ले आऊँगा। बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये 265 रुपए के आसपास आप नोटिस करिए। तो ये स्टॉक सभी जो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक से काफी अंडर परफॉर्म किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा इनमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। तो ये अगर स्टॉक आपका 283 के ऊपर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि 290 जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है बहुत जल्दी दिखाते हुए नजर आएगा। हालांकि मेजर तेजी इसमें 290 रुपए के ऊपर ही बनेगी अभी, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस मुझे 290 तक नजर आता है। तो आप 275 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बाउंस एक नजर आ रहा है चंबल फर्टिलाइजर में 290 रुपए तक, लेकिन निश्चित तौर पर जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला स्पेस है वहां पर आप तमाम शेयरों को चलते हुए देखेंगे। आप देखिए एसआरएफ में करीब 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा नवीन फ्लोरोइन, अतुल, इसमें बड़ी तेजी है। ये शेयर तो 5 से 6% की तेजी वाले हैं, लेकिन आपको हम ऑप्शन में अब कमाई करवाएंगे और अब लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। रुद्रमूर्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के ट्रेड बताने के लिए। आपको करीब करीब ठीक 45 मिनट यहां से बचे हैं। आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, रुद्रमूर्ति से जानेंगे। रुद्रमूर्ति, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आप क्या ट्रेड करें। नमस्कार, मेरे को एयू बैंक पर डेफिनेट वीकनेस दिखा रहे हैं, और चार्ट्स पर देखा है तो क्रूशियल सपोर्ट जोन एट अराउंड 733 को ब्रेक किया है, और एयू बैंक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट इट इज जस्ट मूविंग डाउनवर्ड, और even open interest addition is happening on the positive side, where open interest addition is happening with prices going on the downward.
सो ये सभी मेरे को बोलता है एयू बैंक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत इट इज अ वेरी बैड चार्ट पैटर्न एज वेल 733 का क्रूशियल सपोर्ट भी टूटा है। इस आई एम चूजिंग टू बाई पुट ऑप्शन 720 का स्ट्राइक प्राइस एयू बैंक पुट ऑप्शन करंट मंथ का खरीद सकता है और अभी वो अवेलेबल है एट अराउंड 20 रुपीज। सो 20 रुपीज का बाइंग करना है पुट ऑप्शन 720 को एयू बैंक। टारगेट रखते हैं 40 रुपीज के लिए और इसका टाइट स्टॉप लॉस है 15 रुपीज। ये एक लॉट 1000 क्वांटिटी है और लेने के लिए 20,000 रुपीज प्रीमियम है और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 20,000 रुपी क्योंकि टारगेट डबल है 20 रुपीज से 40 रुपी और वेरी टाइट स्टॉप लॉस रखा है 15 रुपी पर। सो मैक्सिमम लॉस होता है स्ट्रेटजी पर 5,000 और रिस्क रिवॉर्ड देखा है तो 1:4 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। सो इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन एंड वन कैन डेफिनेटली लुक एट बाइंग एयू बैंक पुट ऑप्शन ऑफ 720 का स्ट्राइक प्राइस विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विच विल बी केप्ट एट 15 रुपीज। ठीक है, ऑलराइट रुद्रा, आज आप एक सेल बियरिश कॉल दे रहे हैं, पुट खरीदने की राय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 20 रुपए पे खरीदें और सामने आपके पास स्क्रीन पे एसएलबी और इसका मैक्सिमम लॉस या फिर मैक्सिमम जो गेन हो सकता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल गेल पे इन्होंने बाय कॉल दी थी, 120 की कॉल बाय करने की बात की थी, उसके आसपास ही ट्रेड भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के ट्रेड हमेशा ध्यान रखें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बहुत ही हाई रिस्की और हाई वॉलेटाइल ट्रेड्स होते हैं ये। लेकिन आज जिस तरह की मूव पावर ग्रिड पे दिख रही है, क्या ये एक एक्यूमुलेशन का मौका होना चाहिए? जिस तरह से पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक डिस्कस कर रहे थे एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन के काउंटर्स को, उनमें भी अच्छी खासी एक गिरावट के बाद आज एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। तो क्या ये ट्रेडिंग गेन के लिए संतोष इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए या फिर और नीचे मिल सकते हैं पावर ग्रिड का स्टॉक? यस, पावर ग्रिड की बात करें तो एक नतीजों की वजह से इसमें एक आज हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 250 के आसपास है और पुट पे भी यही मेजर बेस है। तो मेरे हिसाब से 250 पे एटलीस्ट एक बार तो स्टॉक रुकने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर आप ऐसे ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस है अराउंड 249 रुपीज का, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो शायद फिर से हमको 265 270 की ओर जाते दिखेगा। ओके, ठीक है। पावर ग्रिड के शेयर पर ये भी 5% नीचे ये प्रियंका, और हेल्दी करेक्शन, मुझे तो बिल्कुल लग सही रहा है कह कि रहे नहीं, बढ़िया जो आप बात कर रही है ना कि क्या अकोमुलेशन का मौका है, तो मुझे लग रहा है कि मौका है ये लेना चाहिए, क्योंकि पावर ग्रिड आप देखिए स्टेबल सा स्टॉक है। 266-67 रुपए के आसपास गया था अपने 52 वीक हाई पर, वहां से करेक्ट करके 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया स्टॉक ये है। लेकिन नतीजों का सीजन जरूर अपने एकदम कह सकते हैं कि आखिरी चरण में है, लेकिन कल टाइटन के नतीजों पर हमारा खास फोकस होगा। टाइटन के नंबर्स कैसे आएंगे ये बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और शेयर ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि धमाकेदार एक्शन चल रहा है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। आप देखिए प्रियंका, ना तो पावर ग्रिड ऐसे गिरता है ना तो कोल इंडिया से चढ़ता है, ये दोनों ही शेयर आज स्टैंड आउट कर रहे हैं। निफ्टी में आप देखिए कोल इंडिया 4.5% ऊपर है क्योंकि इनके सेल्स के जो फिगर्स आए थे वो बड़े अच्छे आए थे। करेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि पावर और कोल इंडिया बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर पावर सेक्टर चल रहा है तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया के लिए एक बढ़िया ट्रिगर है, क्योंकि कोयले बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोयले से चलते हैं। ऑलमोस्ट 60% जो जनरेशन कैपेसिटी जो भारत की है वो कोयले पर निर्भर है, फॉसिल फ्यूल पर। कोल इंडिया यहां से जरा राघवेंद्र आप व्यू दीजिए, 240 रुपए के आसपास का भाव है, 4-4.5% ऊपर है। क्या अभी भी मौका है? क्या आप कोई बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं यहां से? अभिषेक जी, कोल इंडिया में आज का मूव तो काफी हेल्दी है। हालांकि ये स्टॉक हमेशा स्लो एंड स्टेडी चलता है, इसमें एक बहुत बड़ा मूव नहीं आता है, बट कोल इंडिया ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्टॉक है, अमंग द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसका डिविडेंड पॉलिसी तकरीबन 6 से 7% का आपका डिविडेंड में ही आपकी कमाई हो जाती है सालाना, तो बहुत जनरस डिविडेंड पे आउट है। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 2 थर्मल पावर को ये लोग रिड्यूस करेंगे, बट नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो जीडीपी इंडिया का बढ़ेगा उसमें थर्मल पावर जनरेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहेगा आने वाले 20 सालों तक, 2040 तक। तो जब तक कोल इंडिया में एक स्लो एंड स्टेडी स्ट्रक्चरल अपमूव रहेगा, और इंडिया अभी भी कोल इंपोर्ट करता है और गवर्नमेंट का ये काफी फोकस है कि धीरे धीरे कोल इंडिया का प्रोडक्शन को रैंप अप करे, सेल्स बढ़ाए और इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है उसे कम करे। सो ये सब चीजें धीरे धीरे कोल इंडिया के प्राइस में दिखेगी
और एक डिविडेंड के हिसाब से और एक फेवरेबल पॉलिसी के हिसाब से ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। राइट राघवेंद्र, इनफैक्ट नंबर्स देखिए एप्टिस के भी आए हैं और यहाँ पर भी इनके प्रॉफिट अच्छा दिखा है। इनका जो प्रॉफिट है वो 118 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़। कल मैं स्टॉक को डिस्कस भी कर रहे थे क्योंकि इस सेगमेंट की जो पीयर कंपनीज है उनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप देखिए रेवेन्यूज भी बढ़े हैं। कल 5 स्टार के अच्छे नंबर आए। एप्टिस, आवास फाइनेंसर जो इस पूरे सेगमेंट में इसके क्लोजेस्ट पीयर हैं, वहां से भी एक्सपेक्टेशन थी कि वहां नंबर्स अच्छे आएंगे, पर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है बाजार। इनफैक्ट एप्टिस पे तो इस वक्त 5% की आप गिरावट देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको फंडामेंटली इस पूरे स्पेस में कौन कौन से और क्लोजेस्ट पीयर है जिनके नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है? यस राघवेंद्र। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक है जिसमें अभी काफी मोमेंटम दिखा है। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इस स्टॉक का हमें लगता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में काफी अच्छा नंबर्स आएंगे। वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक और ओवरऑल जो इकोनॉमी पे जो मैक्रो व्यू है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इंडिया विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इसमें क्रेडिट ग्रोथ का सबसे बड़ा योगदान रहता है और हाउसिंग फाइनेंस का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक स्ट्रक्चरल गुड स्टोरी चलेगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स, इनमें 2 स्टॉक्स हैं जो स्टैंड आउट करेंगे और आउट परफॉर्म करेंगे। लुक्स लाइक द वर्स्ट इज ओवर फॉर द सेक्टर एंड वेरी गुड टाइम्स अहेड फॉर दीज 2 स्टॉक्स। ठीक है, 1-2 स्टॉक से और पता करते हैं। एक शेयर है कोचिन शिपयार्ड, क्या ये फिर से चलने को हो रहा है तैयार? आपको 2 हिस्सों में देखना होगा। कोचिन शिपयार्ड का अगर आप पहले वाला हिस्सा देख लेंगे ना इसका चलते हुए, तो आपसे ख़रीदा नहीं जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसका 3 साल का चार्ट दिखा सकते हैं या 2 साल या 1 साल का ही दिखाइए। चलिए ठीक है, 1 साल का दिखाइए 52 वीक। तो पहले वाला 1 साल का हिस्सा आपको भूलना होगा, तब ये दिक्कत है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। अगर आपने ये देख लिया ना कि 300 वाला शेयर 600 हो गया, तब खरीद ही नहीं पाओगे आप। लेकिन ये हो सकता है एक नई जर्नी की तरफ भी जा रहा हो, तो इसलिए सेकंड राउंड की जो बाइंग है उसको अलग तरीके से कैलकुलेशन में डालना होगा। संतोष सर, एक बार इसमें मनोभाव से भी बताइएगा कि कैसे ट्रेड करना है, कितना वॉल्यूम रखना है, कैसे काम करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड, और ये चलेगा आगे तो बताना, अगर ये नहीं चलने वाला गिरा देना। यस, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा रनअप देखा है, बट ये जो 680 से 700 का एरिया, ये इसके लिए थोड़ा सा सप्लाई जोन का काम करता है। पहले भी इसी एरिया से इसमें एक हेल्दी करेक्शन आया था और अभी फिर से वहाँ थोड़ा अटकने की कोशिश कर रहा है। तो या तो आप ये 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब एंट्री ले, या फिर यहाँ से कोई करेक्शन आता है तो 600 रुपये का लेवल एक अच्छा होगा आपके लिए री एंट्री का। तो अभी कोई ट्रेड ना ले, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नीचे मिलता है 600 के आसपास तो री एंट्री के लिए अच्छा मौका रहेगा। टिकने की भरपूर कोशिश कर रहा है, हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है, लेकिन अभी भी अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहां पर कोई थकान के संकेत नहीं है। 800 शेयर लाल निशान में है, 1250 शेयर हरे निशान में है, और मिड कैप में, स्मॉल कैप में क्या भरपूर एक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन स्पेस में जहां की आप उसमें कोई भी खेमा उठा के देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या फिर क्रेन सेवाएं देने वाली कंपनियां, हर तरफ तेजी आपको लगातार कुछ न कुछ स्टॉक्स में बड़ी बड़ी तेजी आती रहती है। आज आप देखिए दिल्ली बिल्डकॉन 20% के सर्किट पर ये शेयर लॉक है। इसके अलावा धर्मज क्रॉप जो कि साल भर की ही लिस्टिंग पुरानी होगी इसकी, 14.5% के आसपास का उछाल वहां पर है। वेरांडा लर्निंग ये शेयर 19% ऊपर है। तो कैश वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर तो चौतरफा रौनक बनी हुई है। आदित्य, कहीं आपकी नजर इस स्पेस पर, कहीं कुछ आपके रडार पर आ रहा है कोई शेयर? अभिषेक जी, इस स्पेस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि चौतरफा तेजी है, ये चौतरफा तेजी कब मंदी में बदल जाए पता नहीं चलती है। मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट है ये स्पेस। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हो। अगर आपको बहुत डिसेंट प्रॉफिट्स पे आप ऑलरेडी सिटिंग है 50-60% प्रॉफिट पे, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें इस लेवल्स पे। अब अगर हम कुछ नए स्टॉक की बात करें तो कार्बोरैंडम, यूनिवर्सल देखिए, उसका एक चार्ट निकाल के देखिए, बहुत ही शानदार तेजी है। स्टॉक लगातार नए हाई नए लोज, हायर लोज बनाते रहते हैं और अब फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ निकल चुका है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 1280 का कुछ लेवल चल रहा है अभी, ऊपर टारगेट रहेगा 1450 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1200 का, और आपको 1 से 2 हफ्ते में ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो ये शेयर आदित्य के रडार पर, लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले
अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को लेकर एक बड़ी खबर आई थी अहमदाबाद में टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए, और ये बताया गया कि वहां से करीब करीब 2300 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। शेयर अचानक से, जो ही ये खबर आई, अचानक से हमने एक स्पॉट देखा इसमें, और अब ये 11-12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 390 रुपए के आसपास का भाव है, और ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अहमदाबाद टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने करार किया है। इस पर भी जरा व्यू लेते हैं। संतोष, आप जरा शेयर देखिए, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, कैसा स्ट्रक्चर है इसका? यस, वैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम में, और आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया और बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अब इस तेजी को ऐसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चेज नहीं करना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी है उसको होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। ऊपर में मुझे लगता है 410 से 415 के बीच में एक रेजिस्टेंस एरिया है। 410 से 15 का एरिया अगर क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 440 का रहेगा। इसका अगला रेजिस्टेंस, यानी कि यहां से भी अभी ठीक ठाक अपसाइड है। 400 रुपए वाला शेयर 440 पहुंचे, सीधा 10% यहां से भी और गुंजाइश से 15.5% की तेजी आज इसमें हो गई है। थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब शेयर इतने चढ़ जाते हैं तो आपको थोड़ा एंट्री पॉइंट थोड़ा सा वो क्रूशियल हो जाता है ऐसे शेयरों में। लेकिन टाइटन के नतीजे कल आने वाले हैं, और टाइटन के नतीजे कैसे आएंगे, क्या कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे से जुड़ गए हैं। विनी, बताइए क्या उम्मीदें हैं टाइटन से? तो टाइटन के ये टाइम के Q1 के जो एक्सपेक्टेशंस है, तो वहाँ पे फेयर आइडिया है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल अपडेट आती है। तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 19% पे, प्रॉफिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 14% पे, वाइल मार्जिन्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, 40 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं। 12.5% पे EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 12.9%। ना मार्जिन्स में ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि गोल्ड प्राइस में भी काफ़ी वॉलिटिलिटी चल रही थी। उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा ही रहा है, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ है अराउंड 20% के आसपास। तो रेवेन्यू ग्रोथ को क्या सपोर्ट कर रहा है, एक अक्षय तृतीया का फेस्टिवल था और वेडिंग सीजन भी चल रही थी मई जून में, तो उसकी वजह से यस सपोर्ट हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को, और 19 to 20% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ज्वेलरी इबिट मार्जिन, ज्वेलरी अकाउंट करता है उनका अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यूज, तो ज्वेलरी इबिट मार्जिन में थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बेस क्वार्टर में वन ऑफ इन्वेंट्री की कुछ एडजस्टमेंट थी, तो उसकी वजह से यस ज्वेलरी इबिट मार्जिन में ये टाइम थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। पर ज्वेलरी सेगमेंट में ओवरऑल 21% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू Q1 अपडेट। वॉचेस वेरेबल में 13% की ग्रोथ, और आई केयर डिवीजन में 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो न्यू ग्रोथ इंजन है, जैसे वेरेबल, तनेरा और कैरेटलाइन, वहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी होते हुए देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर्स में भी, और आगे जाते हुए ये क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखेगी। फैक्टर्स टू वॉच आउट क्या है कि डिमांड आउटलुक अभी कैसे चल रहा है कंपनी का, कुछ इंपैक्ट यहाँ पे हुआ है, स्लो डाउन दिख रहा है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिमांड टर्म्स पे प्रोडक्ट मिक्स क्या है, स्टार्टेड रेशियो क्या आ रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ है कि नहीं कंपनी के, आगे जाते हुए क्या एक्सपेक्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ओके, ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सब कुछ बताने के लिए कि नतीजों पर कहाँ इस समय नज़र रखी जा सकती है। टाइटन के नंबर शेयर इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है, 3000 का रेट है। दोनों शेयर चेक कर लीजिए, एक नीचे खबर चल रही है, एक ऊपर विनी बता रही थी आपको। नीचे खबर जय कुमार को एक ऑर्डर मिलने की खबर है, शेयर 4.5 से 5% ऊपर है। टाइटन के बारे में पूरा एनालिसिस आप ऊपर देख रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए। ये संतोष, ये काम करना आपको, दोनों शेयर्स के बारे में बताना, जय कुमार इंफ्रा और टाइटन के बारे में। पहले जय कुमार इंफ्रा की बात करें तो इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। लग रहा है कि स्टॉक जो पुराना है, इसका ऑल टाइम हाई था करीबन 423 रुपए का, वो टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। तो आप इसमें बने रह सकते हो, फ्रेश एंट्री भी लेते हो तो यहाँ पे ली जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 369। स्टॉप लॉस ट्रेल भी अपना 369 पे कर सकते हो, तो व्यू अभी बुलिश है। इसके अलावा टाइटन की बात करें तो टाइटन में हमने करेक्शन देखा है। अभी एक 50 डे मूविंग एवरेज जो 2950 था, वहां से बाउंस बैक किया, लेकिन अभी इसको इमीडिएटली 20 डे मूविंग एवरेज जो इसको करीबन 3035 के आसपास है, वो हर्डल का काम करेगा। तो 3035 के ऊपर निकलने दीजिए तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो। आपका थोड़ा सा लंबा व्यू है तो करंट लेवल पर भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिवली प्ले करना है तो 3035 के ऊपर निकलने के बाद ही कोई इसमें ट्रेड लेना चाहिए। इन केस नीचे अगर ये 2950 तोड़ता है तो फिर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, बट अभी उसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। के नंबर्स आने हैं, और टाइटन के स्टॉक में एक मूव अच्छी खासी आई, लेकिन अब काफ़ी समय से कंसोलिडेशन के फेज में भी चल रहा है। देखना नंबर्स उससे अपलिफ्ट कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच एक खास खबर शरद हम तक लाए हैं हमारे खास सेगमेंट में, आइए रुक करते हैं शरद का। शरद बताएं क्या खबर लेके आए? जी बिल्कुल, हमारे जो डीलर से बातचीत हो रही है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है टाटा कॉफ़ी का। यहाँ पे
एक काउंटर में डोमेस्टिक फ़ंड की जो है बाइंग देखने मिल रही है। और याद रखिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड डोमेस्टिक फंड्स के नाम मैं ले लेता हूँ, वो है निप्पॉन म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे खबर ऑफ कोर्स आ रही है कि यहाँ पे प्री बाइंग देखने मिल रही है डीआईज़ की। और आगे जाते हुए जो है कॉफ़ी प्राइसेस इंटरनेशनली जो है एक्सपेक्टेड है कि 10 से लेकर 15% बढ़ सकते हैं आगे जाते हुए अगले एक महीने में। और ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 3 से लेकर 4% का इजाफा वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने मिला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज़? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपनी जो है बेनिफिट उनको मिलने वाला है अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं। और लार्जली जो कंपनी की एक्सपोर्ट होती है वो रिफाइंड कॉफ़ी पे होती है, ना कि कोकोआ के पाउडर पे। इसके अलावा याद रखिए जो शॉर्टेज हो रही है आपके कॉफ़ी बीन्स में वियतनाम और ब्राज़ील से, इसके कारण जो ये ग्लोबल प्राइसेस फर्म अप हुए हैं। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो याद रखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का लगभग 58% होल्डिंग कंपनी में ऑलरेडी है और स्टॉक टेक्निकली स्पीकिंग 2 साल का एक ब्रेकआउट भी दे रहा है। हाल ही में जो है मैनेजमेंट ने ईटी नाउ स्वदेश के साथ बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो मर्जर प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो FY24 के एंड तक कंप्लीट हो जाए टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, और आगे जाते हुए NCLT अप्रूवल की भी मंजूरी आ सकती है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार में होना चाहिए। आपके रडार पर होना चाहिए, और रडार पर इसलिए भी होना चाहिए प्रियंका, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि कल देखिए दूध वाले शेयर चल रहे थे, इसके अलावा चीनी वाले शेयर चल रहे थे, चावल वाले शेयर चल रहे थे। चल रहे थे चावल और आज भी चल रहे थे। चावल तो आज भी चल रहे तो थे। ये पूरा का पूरा खाने पीने वाला जो स्पेस है ना, अच्छा एक दिन ऐसा था कि जहां भी फूड लगा था ना सारे शेयर चल रहे थे वो। तो कई बार बाजार में ऐसे ट्रेंड उभर के आते हैं, QSR वाले चल रहे थे। ठीक है, टाटा कॉफी 200 के स्तर से हमने लगातार शेयर में तेजी देखी है, 250 रुपए के आसपास का भाव है, 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन शरद ने जो खबर बताई, आप इस पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें, क्योंकि ये डीलिंग रूम में क्या चर्चाएं हो रही हैं, वहां सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकल के आती हैं वो आपके सामने हम खबर गर्म है ये खास सेगमेंट हम लेकर आते हैं, इसके माध्यम से आपके सामने रखते हैं। आदित्य, टाटा कॉफी कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये यहां से भी क्या आप तेजी की गुंजाइश देख रहे हैं इसमें? जी अभिषेक, बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा है चार्ट। और जैसे शरद ने कहा कि 2 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया, स्टॉक बिल्कुल एकदम सही है। एक कंसोलिडेशन फेज था, इसका ट्रायंगल पैटर्न कंसोलिडेशन कहते हैं, हम इसको फ्लैग भी कह सकते हैं टेक्निकल पैरेलल्स में। और पोल के बाद अगर इतना बड़ा एक ब्रेकआउट आता है स्टॉक में तो एक बहुत शानदार तेजी आती है। इमीडिएट टारगेट इसमें 300 का बैठेगा, आपको पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा इसमें। 300 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस लगा है 230 का, सिर्फ 20 रुपए डाउन साइड है इसमें, 20 से 25 रुपए का, और अपसाइड आपको कम से कम 50 रुपए दिखेंगे इसमें। अगर 300 निकालता है तो उसमें 330 तक के भी अपसाइड देखने मिलेंगे। तो जरूर आप इसको रडार पे रखें, पोर्टफोलियो में ऐड करें स्टॉक को। वॉल्यूम्स अभी भी थोड़े मिसिंग है, मैं चाहूंगा कि इस लेवल्स पे थोड़े वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा मूव देगा स्टॉक में। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बात हुई टाटा कॉफी पर। लेकिन ऑटो सेल्स के जहां जहां नंबर्स आए, एक बार आयशर मोटर्स को डिस्कस करते हैं। आयशर मोटर्स के नंबर जो एक्सपेक्टेड थे मंथ ऑन मंथ और उसी लाइंस पर आए हैं, लगभग 12% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो बात आगे के लिए एक लॉन्ग पिक्चर के लिए की जा रही है कि स्पेस पूरा कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ सकती है, इसमें बजाज के एंट्रेंट होंगे, टीवीएस के एंट्रेंट होंगे, और जिसके चलते हमने देखा भी हीरो का एंट्रेंट होगा नया, और जिसकी वजह से आयशर मोटर्स की सबसे ज़्यादा जो बिक्री जिस सेगमेंट से होती थी आरई स्पेस से, उसके बिल्कुल स्प्लिट फिगर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन मंथ ऑन मंथ तो पूरे मंथ की जो फिगर्स आई हैं उसमें डी ग्रोथ है। स्टॉक काफ़ी समय तक इम्पैक्टेड भी रहा है संतोष, अब ये थोड़ा सा एक आध दिन में ऊपर आया है, लेकिन अदरवाइज ये जो 3100 के आसपास गया था, 31 से 3300 का एक नैरो रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेड किया है। आयशर मोटर्स पर क्या थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है चार्ट्स पे? यस, इसमें एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक में रिबाउंड देखने को मिल रहा है। अभी और स्पेस है ऊपर जाने की, इसमें 3480 से 3500 तक जा सकता है, लेकिन 3500 के आसपास इसको 50 दिन का मूविंग एवरेज आएगा और एक पुराना सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से जिसके पास पोजीशन है एज ए ट्रेडिंग बेट, तो 3480 से 3500 के पास में भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर निकलने में थोड़ी सी इसको तकलीफ होगी। 3500 के ऊपर टिकने में कामयाब होगा तो ही कोई शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए इसमें और 70-80 रुपए की अपसाइड बाकी है। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ तो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच ल्यूपिन को एक US FDA से एक और ड्रग की अप्रूवल मिली है, और ल्यूपिन का स्टॉक इस वक्त, अब फार्मा स्टॉक्स इस वक्त बजिंग भी है काफ़ी, 0.5% की इसमें मूव है। एक बार ल्यूपिन का चार्ट चेक करके बताएंगे आदित्य? अप मूव जरूर है लेकिन बहुत लिमिटेड अपसाइड है। अगर 993 को क्रॉस करता है वो कैविएट रहेगा, कंडीशनल बाई। अगर 990 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो ही खरीदारी करे। बहुत ज्यादा एक अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर आपको 1000 तक के मूव्स ही दिख रहे हैं। मुझे बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहूंगा, मैं अवॉइड करूंगा।
ठीक है, ल्यूपिन को इस समय अवॉइड किया जा सकता है। संतोष जी, आपको मैं 2 चार्ट दिखाता हूँ। एक है मन्नापुरम, दूसरा है मुथूट। ये दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनी है और दोनों के साथ एक ही चीज़ है। एक तो गोल्ड के प्राइसेस आज 2000 के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन दोनों ही शेयर ब्रेकआउट के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हमने चार्ट बनाया और ट्राई टू ब्रेकआउट लिखा उसके आगे कि ये ब्रेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी आपकी स्क्रीन पर दोनों चार्ट ले आऊँगा, आप ज़रा चेक कर लीजिए। मन्नापुरम और मुथूट में से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर मूवमेंट किस में आ सकता है? मुझे जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो मुथूट लगता है। उसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक में अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी पुल बैक आता है करीबन 1315 के आसपास, तो मैं इसमें खरीदारी के मौके ढूंढूंगा। व्यू स्ट्रक्चर अच्छा है तो ऊपर लग रहा है 1380 से 1400 तक के लेवल दिखा सकता है। मणप्पुरम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है और बेन में बहुत जल्दी चले जाता है, एफ-एंडो बेन में। तो नीचे आपको मिलता है करीबन 130 के आसपास, तो आप यहाँ पे भी मौके ढूंढ सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 128। ऊपर में जो अपसाइड टारगेट आ रहे हैं इसके भी 150 रुपीज़ तक के आ रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों ही एक का बिजनेस ऑलमोस्ट एक जैसा है और दोनों के चार्ट भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अगर आप फिर से दिखा पाएँ तो हमने दोनों में बाकायदा लिखा है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से आप और पूछेगा। इन दोनों में से किसी एक चार्ट में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आने को है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी हाई है कि मुथूट में आएगा, तो इसलिए मुथूट के शेयर को ध्यान रखें। हमने ये ड्रॉ भी किया हुआ है, आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। हमारा सुई, हमारा इशारा, हमारा एनालिसिस इसी चीज़ को बताने का है कि आप ये शेयर ज़रूर देख लीजिए, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। खैर एनी हाउ, एक दो स्टॉक्स जरा और पता करते हैं कहाँ कहाँ पे पोजीशनिंग थोड़ी स्ट्रांग बन रही है। एक और शेयर भी है जो अब शायद फिसल जाएगा नीचे, उसका नाम है पॉलीकैब। आज का दिन भर का ट्रेड दिखाइए, सिर्फ आज का दिन भर का। फर्स्ट हाफ अलग है इसका, सेकंड हाफ अलग होगा। एक बार आदित्य आप इसको देखेंगे। पॉलीकैब फर्स्ट हाफ में डेज हाई पे था, ये अच्छा खुला बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद की जो गिरावट है ये सीवियर है। डिम्पी बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने। इनफैक्ट हमने इसको सुबह ही अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक दिख रहा है यहाँ पे। स्टॉक में एक बहुत शानदार तेजी हमने देखी थी, 3400 से लगातार ये स्टॉक चला और ऑलमोस्ट 4900 तक को टेस्ट किया है। एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ करंट लेवल्स पे भी अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर स्टॉप लॉस लगा है 4750 का और नीचे आपको इसमें इजीली 4550 से 4500 तक का मूव दिखेगा। वो करेक्शन को आप अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं लॉन्ग करने के लिए, बट अभी के लिए अवॉइड करें। अगर आपको लॉन्ग लेना हो, फ्रेश शॉट्स आप इस पे जरूर कर सकते हैं 4750 के स्टॉप लॉस पे और टारगेट लगाएंगे 4500 का। तो लक्ष्य होगा पॉलीकैब में 4500 रुपए का। ठीक है, तो ये पॉलीकैब पर व्यू। लेकिन अडानी टोटल गैस के नंबर आए थे, उनके मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ, मिस्टर सुरेश मंगलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अदानी टोटल गैस के नंबर्स के बारे में बात करने के लिए। सुरेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी मजबूत थे। हमें बताइए कि इस क्वार्टर हमने गैस प्राइस के ट्रेंड्स किस तरह से नजर आए? अजय जी, धन्यवाद आपका, ये आपने अडानी टोटल गैस को अपने चैनल पे बुलाया है और ये भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे नंबर्स को देखा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गैस प्राइसिंग ट्रेंड में मैंने जैसे कहा कि एज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम जो एक बहुत ही लार्ज कंज्यूमर बेस को सर्विस करते हैं, तो हमारा हमेशा ये विश रहेगा कि गैस की प्राइसेस मॉडरेट रहें ताकि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरों को पीएनजी एंड सीएनजी अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकें। इस क्वार्टर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने कैबिनेट ने अर्ली अप्रैल में ही जो एपीएम गैस सीजीडी इंडस्ट्री को मिलता है फॉर गिविंग पाइप्ड नेचुरल गैस टू होम्स एंड सीएनजी टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उन दोनों सेगमेंट के लिए जो हमारा लगभग 60% वॉल्यूम होता है, उसके लिए एक एपीएम प्राइस को रिफॉर्म किया और गवर्नमेंट ने एक कैप लगाई है $6.5 की और फ्लोर फिक्स किया है ताकि जो कंपनियां एक्सप्लोर कर रही हैं उनको भी एक प्राइस फ्लोर मिले $4 का, और इसको 2 साल के लिए उन्होंने स्टेबलाइज भी किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज एंड कंज्यूमर्स के लिए है और इसके होते ही हमने अडानी टोटल गैस में जो हमारी विजन रहती है कि एंड कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस दें, उसके हिसाब से पूरा हमने उसका जो बेनिफिट है पास थ्रू किया है
और इससे ये एक फायदा हुआ है कि हमने देखा है कि कंज्यूमर्स अब सीएनजी की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं। 18% की हमारी ग्रोथ इस क्वार्टर में आई है सीएनजी वॉल्यूम पे। पीएनजी वॉल्यूम में भी मोमेंटम पिकअप हो रहा है। बहुत ज्यादा घर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम उन सबको पीएनजी चाहिए। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स व्हिच हैज टेकन प्लेस हैज हेल्प्ड अडानी टोटल गैस as well as the CGD industry to bring the momentum of volume back in the sector. बताइए कि ये जो न्यू गैस प्राइसिंग फॉर्मूला अप्रूव हुआ अप्रैल 2023 में, इसका इम्पैक्ट आपके नंबर्स पे, आपकी कंपनी पे और डिमांड पे ओवरऑल आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा शेप अप होता दिखता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने अजय जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी बड़ा मेजर स्टेप रहा। काफी एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि जो एंड कंज्यूमर को पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी की सप्लाई होती है, उसमें गवर्नमेंट ने एक पहल की है कि उन्होंने प्राइसिंग को स्टेबलाइज कर दिया है 2 साल के लिए। गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया ताकि अभी कभी ये रशिया यूक्रेन वार हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्ले करता है तो एंड कंज्यूमर को ज्यादा अफेक्ट नहीं हो, उसके लिए उन्होंने एंड लास्ट कैप प्राइस फिक्स कर दिया और इसी तरह से एक फ्लोर प्राइस फिक्स किया। ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन किया है 2 साल के लिए विद $6.5 पर MMBTU, इसकी वजह से एक अफोर्डेबल प्राइस पीएनजी और सीएनजी की हो गई है और इससे हमने देखा है कि ग्रोथ जो पहले बीच में थोड़ा सा कम हो गई थी वापस काफी ज्यादा आई है। हमारा इस क्वार्टर में 18% सीएनजी की ग्रोथ आई है और पीएनजी में भी मोमेंटम हो रहा है और हमें चूंकि ये 2 साल के लिए सीएनजी और पीएनजी की प्राइस में स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने किया है। व्हाट वी सी इज दैट देयर विल बी अ गुड मोमेंटम ऑन बोथ सीएनजी साइड एंड पीएनजी साइड और उसके लिए ही जो कि हमारे चेयरमैन गौतम भाई का और टोटल जो हमारी कंपनी एनर्जी उनके ग्रुप सीईओ का पैट्रिक पियोने का भी एक विजन है कि अडानी टोटल गैस शुड रीच in all 33 geographical area to the large masses of a consumer। वो उस गोल को आगे बढ़ाने में काम आएगा ताकि हम अब एक बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में लगे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्राइसिंग रिफॉर्म हुआ है ये एक एंड कंज्यूमर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में कैपेक्स प्लान कैसे आपने कमिट किया हुआ है? क्योंकि आप सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, क्योंकि आपका कैपेक्स जो है पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अजय जी आपने कि अब चूंकि गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेप लिया है, प्राइसिंग स्टेबलाइज किया है ऑन दी होम्स एंड सीएनजी साइड और हमारा ध्यान जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन होता है, कॉमर्शियल फ्यूल लोग जो यूज करते हैं एलपीजी वगैरह, वहां पे भी हमने एक काफी बड़ा बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 33 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, वो एक ट्रांसलेट होते हैं 94 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे अडानी टोटल गैस को लाइसेंसेस मिले हुए हैं। हमने इन सब के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है और एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मैनेजमेंट प्लान रखा है। इसके हिसाब से करीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का हमारा कैपेक्स आउटले है इन द नेक्स्ट 7 to 8 years। इस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए में हम लोग एक बैकबोन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, जगह जगह पे हर ज्योग्राफिकल एरिया में सीएनजी स्टेशन लगा रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को नॉन कॉमर्शियल जैसे क्रेमेटोरियम्स हैं, टेम्पल्स हैं, उन सब जगह पे हम पाइप गैस को लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमने कैपिटल एलोकेशन किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 7-8 years में इंडिया में बहुत सारी जगहों पे लार्ज नंबर ऑफ मासेस विल बी यूजिंग पाइप नेचुरल गैस। जैसे वाटर ऑन द टैप वैसे ही पीएनजी ऑन द बर्नर एवरी किचन विल हैव। And similarly, we expect that all industries and commercial will also opt for a cleaner fuel, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक क्लाइमेट चेंज का एजेंडा रखा है। 2070 में इंडिया का नेट जीरो का कमिटमेंट है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है टू डिकार्बोनाइज वेरियस पोल्यूटेंट फ्यूल्स। तो 15 से 20 हजार करोड़ का हमारा प्लान है इन द नेक्स्ट 7 to 8 years। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो अडानी टोटल गैस ने 2 SPVs बनाई थी, एक ईवी कारोबार के लिए और दूसरा बायोमास स्पेस में।
मुझे ये बताएं कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके वो दोनों कारोबार कैसे फिट होते हैं और प्रोग्रेस क्या हुआ है उस पर, कैसे शेप अप होंगी थिंग्स वहाँ? देखिए, एज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम एक सीएनजी सप्लाई करते हैं। तो अब कंज्यूमर अगर एक चॉइस करता है ईवी गाड़ी लेने की, तो हमने देखा कि बजाय ये हमारे लिए एक चैलेंज हो या एक हमारे लिए हर्डल बने, हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए कन्वर्ट किया और हमने एक कंपनी बनाई अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड। और आज हमारी वो कंपनी जो लास्ट अगस्त सितंबर में इनकॉर्पोरेट हुई, आज इतने शॉर्ट पीरियड में ऑलरेडी काफी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के अंडर में है। और बहुत बड़ी टीम एक काम कर रही है पैन इंडिया बेसिस पे ईवी चार्जिंग स्टेशन को हाईवेज में लगाने का है, सिटीज में लगाने का है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में लगाना है। हर जगह पे जहां जहां स्ट्रेटेजिक डिमांड हमारे को दिख रही है और आगे आने वाले में डिमांड जहां पे बनानी है ईवी की, वहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। एक हमारी सब्सिडरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है ऑन बायोगैस के ऊपर में कि ताकि वेस्ट को एक वेल्थ के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए भी हमने कंपनी बनाई है अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड और वहां पे हमने बायोमास के प्लांट का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। पहला हमारा प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बनने जा रहा है वो बरसाना करके जगह एक मथुरा के पास में वहां बन रहा है और फेज 1 इस प्रोजेक्ट प्लांट का हमें उम्मीद है कि इसी साल 23-24 में उसका कमिश्निंग होगा और बायोगैस आना चालू होगा। उस प्लांट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनेगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो वापस किसानों को दिया जा सकता है, जो एक सॉइल को इंप्रूव करेगा। तो दोनों कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे सीजीडी बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है उसी तरह से हमारी कोशिश है, हमारे प्रमोटर्स का विजन भी है कि ईवी और बायोमास में भी हमें उतना ही एफर्ट्स डाल के उनको सक्सेस बनाना है। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगले क्वार्टर फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। धन्यवाद आपका। अभिषेक, ये थे सुरेश मंगलानी, अदानी टोटल गैस के बात कर रहे थे रोड मैप पे और कंपनी के क्वार्टर पे और आगे जहां फोकस कर रहे हैं। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, तो हाईलाइट यही है, शुक्रिया अजय, कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की कैपेक्स करेंगे और अगले 6 से 7 साल में ये कैपेक्स किए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं अडानी टोटल गैस के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि 4000 रुपए के आसपास का इसका भाव था शेयर का, वहां से ये शेयर गिरा, अब सुधार के प्रक्रिया से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। और हमने देखा कि जो नतीजे आए थे वहां पर हमने आय में एक मुनाफे में करीब करीब 9% के आसपास की साल दर साल आधार पर हमने बढ़त देखी है। अब 660 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन इस भाव पर कितनी वैल्यू है कंपनी में? राघवेंद्र जरा बताइए। अडानी टोटल गैस वेल्थ क्रिएटर भी रहा है बहुत सारे लोगों के लिए और थोड़ी बुरी खबरों की साय में वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी रहा है। क्या फिर से ये वैल्यू क्रिएट कर सकता है इस भाव पर अगर कोई खरीदे तो? अभिषेक, जैसा कि मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि आने वाले 7-8 सालों में अडानी टोटल गैस के बहुत मैसिव प्लान है एक्सपांशन के। उनका प्लान है कि घर घर में गैस पहुंचे अलग अलग वैरायटी में, बट दिस हैज टू बी वॉच्ड केयरफुली। अभी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। दूसरा कंसर्न वैल्यूएशन पे जो आपने सही पूछा कि ओवरऑल फुल ईयर अर्निंग अभी भी हमें लगता है इसका ईपीएस 10 रुपए का है टोटल और 660 का प्राइस है। दैट गिव्स अस 65 का पी मल्टीपल विच इज सुपर एक्सपेंसिव। तो इतना करेक्शन होने के बावजूद भी ये स्टॉक अभी बहुत एक्सपेंसिव है, तो शायद ये इसमें एक टाइम करेक्शन रहेगा, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। और अगर मैनेजमेंट का जो एक अग्रेसिव प्लान है उसमें थोड़ा कैपेक्स भी होएगा तो इनका डेट भी बढ़ेगा या ये ओवरऑल डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी 74-75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो वहां पे डाइल्यूशन हो सकता है, तो थोड़ा सप्लाई आ सकता है। और इसके चलते वी विल जस्ट वेट एंड वॉच, देखेंगे कि कितना एग्जीक्यूशन होता है, ईपीएस में कुछ इजाफा होता है तो, अगर प्रमोटर डाइल्यूशन होता है तो क्या प्राइस पर होता है। ये सब चीजों को देखते हुए अभी इस स्टॉक में हम एंटर नहीं करेंगे। अगर इसमें करेक्शन होता है, अराउंड डबल डिजिट करेक्शन होता है, 600 या 600 के नीचे आता है, then it can be reviewed, but इस प्राइस पर it is very expensive, will not buy at current levels. राइट, ठीक है। सो ये तो रही अडानी टोटल गैस पर राय, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्विकली, बाजार बंद होने से पहले कुछ क्विकली बीटीएससी ट्रेड्स ले लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे आपके, संतोष?
यस, मेरे 2 BTST ट्रेड्स है। पहला है मेरा GPIL गोदावरी पावर। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया है, तो यहाँ पे खरीदारी करें। यहाँ पे 600 का टारगेट रहेगा, आप 575 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया कि आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो एथर इंडस्ट्री रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था और ये 1000 के एक डिमांड जोन से फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में लग रहा है शायद ये 1180 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है, नीचे में 1060 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल, सारे स्पेशलिटी केमिकल चल रहे हैं। SRF, 1005 का स्टॉप लॉस होगा, 1105 पे शेयर है, 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? संतोष, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये। सॉरी, 1060 का बोला, 1100 चल रहा है, 40 रुपए का स्टॉप। ठीक है, ठीक है। तो गोदावरी पावर और एथर इंडस्ट्रीज, ये संतोष की तरफ से, ये आपके लिए BTST ट्रेड। 5 मिनट से कम का भी समय रह गया है आज। आदित्य, आपकी तरफ से क्या होंगे BTST? अभिषेक जी, पहला स्टॉक रहेगा LTTS का। बहुत शानदार तेजी देखने मिल रही है हमें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करे। 4120 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 4340 का टारगेट बैठेगा। दूसरा एक्सिस बैंक, सडनली बहुत एक अच्छा मूव दिखाता हुआ लग रहा है, तो करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक खरीदारी की सलाह दूंगा। अभी भी रेंज में है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से बाउंस बैक कर रहा है। नीचे स्टॉप लॉस लगा है 950 का, ऊपर में आपको टारगेट 980 से 990 का रहेगा। तो ये तो रिकमेंडेशंस रही। PB फिनटेक में भी आज अच्छी मूव दिख रही है, डिलीवरी के काउंटर में एक अच्छी मूव दिख रही थी, और इनफैक्ट जोमेटो तो चल ही रहा है। इन सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव दिख रही है। संतोष, कोई स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर? सुबह इसमें भी तेजी थी। यस, पॉलिसी बाजार के स्टॉक्स की बात करें तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आज बीच में करेक्ट हुआ था, लेकिन फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद ये ऊपर में 800 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करते हो तो आप 740 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 800। PB फिनटेक पर ये व्यू। फटाफट एक राज जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे लेंगे आदित्य, कल इसके नतीजे भी आएंगे और हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में जो तेजी बन रही थी, आज थोड़ी सी उस पर ब्रेक लगी है, 3.25% कमजोर है ये और दिन के निचले स्तर पर है। नतीजों से पहले कोई आप ट्रेड सुझाएंगे इसमें? अभिषेक जी, अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि एक अच्छा जो अपमूव बन रहा था वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। अगर नीचे ये 1640 से 1600 के आसपास आके कहीं रुकता है तो फिर हम फ्रेश एक एंट्री देख सकते हैं। अगेन 20 DMA का एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है, 20 DMA लाइन उसके पास अगर आता है तो वहां पे आप खरीदारी करें। 1600 का स्टॉप लॉस लगाए तब, और वापस आपको एक बार 1800 तक का मूव देखने मिलेगा। अभी के लिए अवॉइड करें, रिजल्ट्स का वेट करें। ठीक है, चलिए तो अब क्विकली आज दिन भर किस तरह के ट्रेड्स रहे, आज मूवमेंट्स कहाँ रही। बड़ी चीज़ तो ये थी कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको लास्ट आवर में देखने को, लास्ट के कुछ मिनटों में देखने को मिली। अदरवाइज सारा दिन अच्छा मोमेंटम रहा और 19,800 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार आपको दिखाई दे रहा है। जो बड़े सपोर्ट आपको आज देखने को मिले, आज फिर से आपको पावर स्पेस से स्टॉक्स लाइक NTPC से अच्छी मूव दिखी। IT स्पेस में टेक महिंद्रा, HCL, LTI, माइंडट्री, यहाँ से मूव अच्छी थी। और जाहिर से जहाँ पर भी अच्छे नंबर्स, ऑटो सेल्स नंबर्स अच्छे आए, वहाँ पर आपको अच्छी मूव गई। मारुति सुजुकी के ऑटो नंबर्स आ गए। अच्छा, कुल बिक्री इनकी लगभग 3 बढ़कर Y-on-Y फिगर्स है। ये थोड़ा सा मंथ ऑन फिगर्स की भी लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ना स्मॉल कार्स, पैसेंजर कार्स का थोड़ा सा हिट तो है, एक कंसर्न तो वो है। देखना होगा कि क्या निकल के आते हैं। PV सेगमेंट में थोड़ी सी, और नंबर्स भी मारुति के आज नंबर आए थे, मार्जिन थोड़ा सा कंसर्न्स के बीच आप देखिए फिर से 10,000 की तरफ बढ़ गया शेयर। ये हाँ, थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन मोमेंटम ठीक ठाक है इसमें। ठीक है, तो मारुति के नंबर आएगा तो अब हीरो के रह गए। हीरो में एक और न्यूज़ भी चल रही है जिसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है। और अदरवाइज आज IT के लिए फिर से ट्रेड एक अच्छा दिन था। टेक महिंद्रा और HCL, LTI, माइंडट्री, वहाँ पर आपको अच्छी मूव दिखी। TCS में अच्छी मूव दिखाई दी। और इनफैक्ट आज अगर बढ़ने वाला एक शेयर पावर से NTPC है, तो घटने वाला टॉप लूजर भी आपको पावर स्पेस से पावर ग्रिड। पोस्ट नंबर्स एक आपको हेल्दी करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 5-5.5% की गिरावट वहाँ पर है। अपोलो पर अब भी उस रिपोर्ट का हैंगओवर दिख रहा है। 2.5% की थी, लगभग 1.5% की गिरावट आपको अपोलो पे भी दिख रही है। आज रिलायंस में, आज निफ्टी पे जो बड़े सपोर्ट मिले वो IT से मिले, मेटल्स चल रहे हैं और इनफैक्ट पावर से स्पेस मिल रहा है। लेकिन रिलायंस आज फिर से एक लगाट था, लगभग 1.5% की गिरावट रिलायंस में है। UPL हरे निशान में आ गया। UPL के कल नंबर्स के बाद कमेंट्री वीक थी, लेकिन बात ये की जाती है कि H2 से रिवाइवल आ जाएगा। हालांकि सेकंड क्वार्टर में भी आप देखें तो वॉल्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन Q1 से बेटर Q2 जरूर होगा। और थोड़ी सी अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश भी UPL के मेजर कमेंट्स में निकल कर बात आई थी। और अभी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव, तो अच्छी रिकवरी आज रिबाउंड कर गया UPL पूरा। 610 या 11 का इसका लो था आज सुबह का। लगभग UPL में सारे जो नेगेटिव्स हैं वो डिस्काउंटेड एक तरह से 750 से लगातार हमने शेयर को गिरते हुए देखा है। तो अब शायद यहाँ से बुरा दौर जो है
वो खत्म हो गया एक तरह से। कल स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहे थे ना लक्ष्य इसी क्लोजिंग यूपीएल के नंबर तो कल आए, लेकिन जिनके पहले आ गए थे ना रिएक्शन उन पे दे चुका था। आज एसआरएफ, लविन फ्लोरिन, एथर सब में चल रहे हैं, तो यानी अब कहीं ना कहीं वो जो एक डेंट था, इन पे प्रेशर था, अब वो ट्रेड रिवर्स हो रहा है, वहां से भी शॉर्ट ट्रेड्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरे और जो स्टॉक्स हैं जहां पर आज क्योंकि इतने दिनों से सीमेंट स्पेस में अच्छी मूव थी, ग्रासिम भी थोड़ा सा आज सॉफ्ट साइड पर है। और एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपकी नजर गई अभिषेक, वहां कैसा ट्रेड दिख रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखिए केमिकल का पूरा फ्लेवर है, बहुत ही जबरदस्त मूव्स वहां से में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूबीएल, एसबीआई कार्ड्स, यहाँ तक कि टाटा पावर हमने देखा है कि ये शेयर महीने भर में 10% के आसपास से चल तो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे चला है। एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, इन शेयरों में हमने तेजी पहले देख ली है, लेकिन टाटा पावर में अब तेजी की शुरुआत हुई है, 3% के आसपास की तेजी वहां पर आज के सत्र में हमने देखी। और बर्जर पेंट्स यहाँ पर भी करीब 3% के आसपास की अब मूव्स हमने देखे। लेकिन स्मॉल कैप में खास तौर से आज बहुत ही बेहतरीन आज हमने कुछ शेयरों में तेजी देखी। आप देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, दिलीप बिल्डकॉन जैसे, वहां पर हमने 20% की आज सरकट देखी। धर्मज क्रॉप जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन वाली सेगमेंट में है, वहां पर हमने बड़ी तेजी 15% के आसपास की देखी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट संकेत अच्छे थे प्रियंका, और वहां से थकान के अभी भी संकेत वैसे नहीं आ रहे, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स तो लगातार हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडेक्स के लेवल पर कहीं ना कहीं जो 700 से 800 वाली जो रेंज है ना, उसके बीच में थोड़ी सी पसंद दिख रही है। ठीक है, 700 से 800 के बीच की आज थोड़ी सी रेंज दिख रही है, और 900 पे तो रेजिस्टेंस दिख ही रही है, वो हम बात कर भी रहे हैं। लेकिन ठीक है, ओवरऑल आप एक जो ट्रेड देखेंगे, अगर कॉल्स एंड पुट्स ऑप्शन के जरिए से भी देखें, तो आज आपको एक्टिव कॉल्स तो दिख रही है 19,800 देखते हैं कि कल क्या हम फिर से 19,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और किस तरह से पार्टिसिपेशन होगी इनकी सेक्टर्स की, पावर की, आईटी की, किस तरह से बाकी तमाम मेटल सेक्टर की मूव होगी। लेकिन फिलहाल आज के शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। संतोष, आदित्य और राघवेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज स्ट्रैटेजी देने के लिए। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।